नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष यादव स्काई स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत एक नई टॉपिक लोकसभा का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, लोकसभा का अध्ययन हम 2 पार्ट में करेंगे और आज हम प्रथम पार्ट को देखेंगे। दोस्तों, लोकसभा का अध्ययन हम किन किन आधारों पर करेंगे, सर्वप्रथम हम उसको देखते हैं। दोस्तों, लोकसभा का अध्ययन हम संस्थागत तौर पे करेंगे और व्यक्तिगत तौर पे करेंगे। संस्थागत तौर पे दोस्तों, जैसे लोकसभा का गठन कब हुआ था, लोकसभा की संरचना अर्थात इसमें मैक्सिमम कितने सदस्य होते हैं और वर्तमान में कितने सदस्य होते हैं, इसके प्रथम अधिवेशन के बारे में जानेंगे और उसमें क्या क्या निष्कर्ष निकलते हैं इसके बारे में जानेंगे और लोकसभा के विशेषाधिकार क्या क्या होते हैं इसको देखेंगे और अंतिम में लोकसभा में आरक्षण दिया गया है और किनको कितना आरक्षण दिया गया है इसको भी अध्ययन करेंगे। दोस्तों, उसके बाद हम लोकसभा का व्यक्तिगत आधार पर अध्ययन करेंगे। दोस्तों, व्यक्तिगत आधार का मतलब जैसे लोकसभा एक तो मतलब संस्था के तौर पे देख लिए हम लोग, उसमें मतलब निर्वाचित होने के लिए कोई व्यक्ति उसमें भाग लेगा तो उस व्यक्ति को भाग लेने के लिए उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, उसके निर्वाचक मंडल और निर्वाचन की प्रक्रिया कैसी होगी इसके बारे में हम देखेंगे। उस सदस्य को कौन शपथ दिलाएगा इसके बारे में जानेंगे। अगर वो बंदा जैसे उसमें सदन में चुन के जाता है तो उसके क्या क्या कार्य अधिकार होते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। उस सदस्य को कितना वेतन दिया जाएगा इसके बारे में देखेंगे और अंत में उसको कैसे हटाया जाएगा। जब वो अपने कर्तव्य का पालन ढंग से नहीं करेगा तो उसको हटाने की क्या प्रक्रिया होगी इसके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, आज हम संस्थागत अध्ययन के बारे में ही चर्चा करेंगे। हम अगले पार्ट में अपने पार्ट 2 में इसका व्यक्तिगत आधार पर अध्ययन करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली प्रचलित है और हमारी भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं। उन 3 अंगों में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति सम्मिलित होते हैं। दोस्तों, कभी कभी इनसे संबंधित अनुच्छेद भी पूछ लेता है तो उस अनुच्छेद को भी हम साथ देख लेते हैं। जैसे भारतीय संसद को अनुच्छेद 79 में दिया गया है, राज्यसभा को अनुच्छेद 80 में दिया गया है, लोकसभा को अनुच्छेद 81 में दिया गया है और राष्ट्रपति को अनुच्छेद 52 के तहत दिया गया है। दोस्तों, राष्ट्रपति का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में देख लिया है, इसको आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी संसद का एक अंग लोकसभा है और इसका गठन अप्रैल 1952 में किया गया था। तो दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि भारत में लोकसभा का गठन कब किया गया था, तो उसको देख लीजिएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, हमारी भारत में लोकसभा का गठन अप्रैल 1952 में किया गया था। दोस्तों, इसके गठन के बाद हम इसकी संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इसकी संरचना में अधिकतम 552 सदस्य होते हैं। दोस्तों, 552 में इसमें से 550 निर्वाचित होते हैं और 2 सदस्य आंग्ल भारतीय जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इन 550 निर्वाचित सदस्यों में से 530 स्टेट से आते हैं अर्थात राज्य से आते हैं और 20 यूनियन टेरिटरीज़ अर्थात संघीय राज्यों से आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम सदस्यों की संख्या 552 होती है। दोस्तों, किंतु वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 545 होती है। इस 545 में 2 आंग्ल भारतीय जिनको भारतीय राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं और 543 निर्वाचित होते हैं।
543 निर्वाचित सदस्यों में से 530 राज्यों से निर्वाचित होते हैं और 13 सदस्य यूनियन टेरिटरीज अर्थात संघीय राज्यों से निर्वाचित होते हैं। तो दोस्तों एग्ज़ाम में कभी कभी लोकसभा की वर्तमान संख्या पूछ लेता है, उसको आप लोग ध्यान रखिए जाए कि 545 है वो, और मैक्सिमम कितना है 552। दोस्तों इसकी संरचना के बाद हम अपने अगले आधार पे आते हैं, वो क्या है हमारा लोकसभा का प्रथम अधिवेशन एवं उसके निष्कर्ष। दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि प्रत्येक 5 वर्ष में लोकसभा का चुनाव होता है और जब राष्ट्रपति उस नवनिर्वाचित लोकसभा के सदस्यों को प्रथम बार बुलाता है सदन में, तो वो उसका प्रथम अधिवेशन कहा जाता है। दोस्तों उस प्रथम अधिवेशन में कुछ निष्कर्ष निकलते हैं और वो क्या क्या हैं, वो हैं प्रोटेम स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा का नेता और विपक्ष का नेता। दोस्तों सर्वप्रथम हम प्रोटेम स्पीकर के बारे में जानेंगे। दोस्तों लोकसभा के सदस्यों में चुना गया वरिष्ठतम सदस्य को राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। दोस्तों प्रोटेम स्पीकर का कार्य जो अन्य लोकसभा के सदस्य हैं उनको शपथ दिलाना। इसके साथ ही प्रोटेम स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव का आयोजन करता है। दोस्तों अगर लोकसभा के चुनाव में 2 व्यक्ति मैदान में हों और दोनों को बराबर मत मिले तो प्रोटेम स्पीकर को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। दोस्तों अब हम स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष के बारे में जानते हैं। दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि लोकसभा अध्यक्ष को अनुच्छेद 93 के तहत दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हमने पहले भी बता दिया कि प्रोटेम स्पीकर कराता है। लोकसभा अध्यक्ष के क्या कार्य होते हैं ये भी हम जान लेते हैं। जैसे कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा उपाध्यक्ष के चुनाव का आयोजन करता है। इसके साथ ही लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का संचालन करता है। लोकसभा अध्यक्ष से और भी काम है, जैसे वह संयुक्त अधिवेशन में उसकी अध्यक्षता करता है। दोस्तों अब हम लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव हमने बता दिया कि स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष कराते हैं। दोस्तों लोकसभा उपाध्यक्ष का कार्य कब पड़ता है, जैसे अगर सदन में लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित न हो तो उस सदन की अध्यक्षता लोकसभा उपाध्यक्ष करता है तथा सदन को संचालित करता है। दोस्तों अब हम जानते हैं लोकसभा का नेता। दोस्तों जनरली लोकसभा का नेता पीएम होता है। अगर वह लोकसभा से चुनकर आया हो। अगर वह पीएम लोकसभा से चुनकर नहीं आया है तो प्रधानमंत्री कोई वरिष्ठतम कैबिनेट मंत्री जो लोकसभा से चुनकर आया हो उसको लोकसभा का नेता पीएम बना सकता है। दोस्तों अब हम देखते हैं कि विपक्ष का नेता कौन होता है। दोस्तों विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी जो कम से कम 10% सीटें जीत कर आई हों, अर्थात 1/10 सीटों को जीत कर आई हों, उन्हीं में से विपक्ष का नेता घोषित किया जाता है। विपक्ष का नेता लोकसभा अध्यक्ष घोषित करता है। दोस्तों अब हम लोकसभा के विशेषाधिकार पे आते हैं। दोस्तों लोकसभा के विशेषाधिकार
3 मुद्दों पे होते हैं। वो कौन कौन मुद्दे हैं? जैसे धन विधेयक, सरकार पर नियंत्रण, और संयुक्त अधिवेशन। दोस्तों हम इनको बारी बारी देखेंगे। जैसे धन विधेयक पे लोकसभा का विशेषाधिकार ऐसे है जैसे कोई भी विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष अगर किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करके अगर राज्यसभा में पारित करने के लिए भेजता है, अगर राज्यसभा 14 दिन के अंदर पारित नहीं करती है या अपने पास रखी रहती है, तो वो विधेयक ऑटोमेटिक पारित हो जाता है। इस तरह देख लिए दोस्तों कि धन विधेयक पर लोकसभा का विशेषाधिकार है। अब अगले को देखते हैं, जैसे सरकार पर नियंत्रण। दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि लोकसभा ही देश को संचालित करने के लिए कानून बनाती है, और जितने बड़े कानून हैं लोकसभा के द्वारा ही लाए जाते हैं। अगर लोकसभा किसी विधेयक पर अनुमति न दे तो वह विधेयक अधिनियम नहीं बन पाता है। इसके तरह हम समझ सकते हैं कि सरकार को कैसे नियंत्रित करती है लोकसभा, ये इसका एक विशेषाधिकार है। अब हम देख लेते हैं संयुक्त अधिवेशन पे कैसे विशेषाधिकार है। दोस्तों जब किसी विधेयक पे दोनों सदनों में लोकसभा और राज्यसभा में सहमति नहीं बन पाती है, तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, जो कि अनुच्छेद 108 के तहत बुलाते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है कि जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर यह उपस्थित न हो तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा उपाध्यक्ष करता है। अगर ये भी उपस्थित न हो तो कोई लोकसभा सदस्य इसकी अध्यक्षता करेगा, किंतु राज्यसभा का सदस्य या उपाध्यक्ष कोई भी इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करता है। इस तरह हम देख लेते हैं कि लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन पर भी विशेषाधिकार है। दोस्तों अब हम आज के अपने अंतिम बिंदु पर आते हैं कि लोकसभा में आरक्षण किसको मिला है और किस आर्टिकल के जरिए मिला है। दोस्तों लोकसभा में आरक्षण अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 331 के तहत दिया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 330 के तहत एससी को 84 सीटों पे आरक्षण दिया गया है और एसटी को 47 सीटों पे। दोस्तों ये ध्यान में रखिएगा कि कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेता है कि लोकसभा में एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं और एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एससी के लिए 84 सीटें आरक्षित की गई हैं और एसटी के लिए 47, और ये अनुच्छेद 330 के तहत आरक्षित की गई हैं। दोस्तों अनुच्छेद 331 के तहत 2 आंग्ल भारतीयों का मनोनयन या 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इस तरह आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है और हम अगले वीडियो में इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिनसे उनको भी लाभ मिल सके और आपके सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट के ज़रिए हमको थोड़ा सा प्रोत्साहन मिल सके, जो हम फ्यूचर में और अपना बेस्ट आपको दे सकें। धन्यवाद।